हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बाल विकास के टॉप 100 बेस्ट 100 क्वेश्चन जो हैं उनकी सीरीज़ को लेके है। तो आज मैं पार्ट 1 उस सीरीज़ का पार्ट 1 आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताऊंगा। बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा और गलती आपकी नहीं होगी। सीटेट का जो रूल है, पेडालॉजी प्लस पूरा पाठ्यक्रम का 15 नंबर सभी में डिवाइडेशन, तो वो 30 नंबर आपके मैं कहीं जाने नहीं दूंगा बाल विकास के। मैंने भी 4 बार दिया है यूपी टेट और सी टेट मिला के। सब में मेरे मार्क्स 25 प्लस ही रहे हैं बाल विकास में। तो मैं काफ़ी कुछ बता सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसमें, आपके टैग वर्ड के साथ या फिर जो भी आपको समझाना है उसके साथ। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा, वॉच करिए और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करिए। और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब से आपका तो सिर्फ एक थंबनेल जाएगा, लेकिन हम मेरे लिए वो बहुत कीमती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नया है तो चैनल पर बने रहिए। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बाल विकास सीटेट से रिलेटेड है, जो कि अगस्त में जिसका एग्ज़ाम है। तो केयरफुली वॉच करिएगा और ध्यान से जो बोलूँगा वो सुनिएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत है तो थोड़ा फास्ट करूँगा मैं। बाल विकास का क्षेत्र क्या होता है? तो बाल विकास के क्षेत्र में बेसिकली क्या आएगा, बाल विकास में तो छोटे बच्चे ही आएंगे। और छोटे बच्चे, और जब तक कि वो किशोरावस्था तक नहीं हो जाते हैं। वैसे तो 6 से 14 वर्ष तक के लिए सरकार पढ़ाती है, जो कि 1986 का जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग। बट अगर हम बाल विकास की बात करें तो हमारा जन्म से के पहले से लेके जो गर्भावस्था है 18 वर्ष तक, जब तक किशोरावस्था तक नहीं होती है तब तक की मानी जाती है। और इसी को ही बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये पहला ऑप्शन के साथ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए के साथ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्या उपयुक्त है? संवेगात्मक उपयुक्त के साथ क्या होगा? संवेगात्मक विकास कैसे होगा? अगर उनको ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ पे अपनी बात कह सकें, दूसरे की बात सुन सकें, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब डांटना ना हो, कोई कोई किसी तरह का कोई दबाव ना हो, तो ऐसे माहौल में वो उनका विकास अच्छे से होता है। तो ऐसे माहौल में देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहता है। कक्ष का अनियंत्रित प्रवेश गलत है। ये सिर्फ माता पिता का कार्य नहीं, वो सबसे सीखते हैं। कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश, ये सही है। प्रजातांत्रिक मतलब सबके कहने के लिए होना चाहिए। राजशाही प्रवेश, ये गलत है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरित्र का विकास होता है। तो चरित्र का विकास कैसे होता है? सीधे बात करें तो हमारे व्यवहार और चरित्र की कोई आकलन करेगा तो वो हमारे नैतिकता, बर्ताव और बोलचाल की भाषा से करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इच्छा शक्ति नहीं है, बर्ताव ये भी गलत है, भेदभाव ये भी गलत है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्व केंद्रित अवस्था क्या होती है बालक के लिए? तो स्व केंद्रित अवस्था वो होती है जब वो खुद से ही बिज़ी रहता है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता किसी को, और वो खुद से ही कुछ करने की कोशिश करता है, कुछ नया, घूमना, फ्रीडम होके। तो ये अगर बात करें तो ये जन्म से 4 वर्ष का नहीं, क्योंकि जन्म से 4 वर्ष होगा ही नहीं वो। तो जन्म से कहाँ स्व केंद्रित करने लगेगा, उसको देखभाल की ज़रूरत होती है माँ की, तो वो जन्म हट गया। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तो वो खुद ही देखने लगता है, उसको अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, पढ़ने जाने लगता है तो खुद ही डिपेंड हो जाता है। तो स्व केंद्रित कैसे होगा? एक यही अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष, जब वो अपने आप में बिज़ी रहता है, अपनी चीज़ें करता है, जो भी मन में आता है, और ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है। डिपेंडेंट मतलब कि कुछ बताने के लिए वो खुद सोचने लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा हो रहा है, कोई चीज़ देखता है तो विजुलाइज़ करता है। तो यही होगा, और किशोरावस्था नहीं होगी। तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था की प्रवृत्ति होती है? तो विद्रोह सबसे ज़्यादा किस उसमें होता है? तो सबसे ज़्यादा अगर विद्रोह की बात करें हम, तो सभी जानते हैं कि 12 से 15 साल के बीच की जो एज होती है बहुत ही ज़्यादा विद्रोही स्वभाव की होती है। और इसी यही होगा ही पूर्व किशोरावस्था जो होती है 12 से 15, वही होती है सबसे ज़्यादा विद्रोह की भावना वाली। वैसे अगर ऑप्शन है किशोरावस्था भी आए तो आपकी किशोरावस्था ही आप लगाओगे, लेकिन अगर पूर्व आ जाएगा तो आपको पूर्व लगाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे पूर्व नहीं होता, अगर सिर्फ ये 3 लास्ट के ऑप्शन होते तो आप किशोरावस्था इसमें लगाते हैं। चलिए ऑप्शन ए के साथ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वृद्धि की बात करें तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो खान पान, पर्यावरण, स्वास्थ्य तीनों ही है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा ये आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? तो जहाँ भी तीव्र वर्ड ये आपको दिख जाए तो ये शैशवावस्था ही होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का दिखेगा, ऐसा नहीं कि तीव्र कुछ और पूछा आप लगा दो शैशवावस्था। तीव्र गति पूछा है तो शैशवावस्था में ही सबसे ज़्यादा तीव्र गति होती है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं वर्ड बहुत आता है क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान नहीं देते तो सोचते हो क्या पूछा और गलत करके चले आते हैं। तो चिंतन प्रक्रिया ही इसमें एक ऐसी चीज़ है, अनुकरण ज़्यादा सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं, सीखने में तीव्रता होती है, जिज्ञासा प्रारंभ हो जाती है। तो और शैशवावस्था का मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। चिंतन प्रक्रिया इसके बाद की अवस्थाओं की प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्वता के संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध हमारा सीधे विकास से ही है। तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा 10 का हमारा। चलिए एक पैडोलॉजी भी इसमें है कुछ कुछ, तो ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। एक 14 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ता है और हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। आपके भी घर में होंगे तो व्यवहार पे गुस्सा होते होंगे, तो समझिए क्या है वो चीज़। वह विकास की किस अवस्था में है? तो ये विकास की किशोरावस्था में है, अपनी बात को सही करने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी चीज़ 14 वर्ष दे रखी है, तो किशोरावस्था 12 से 18 होती है। तो वो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं कि किशोरावस्था होगी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, तो सर से ही होता है ये। हमारा जो उत्पन्न होती है वो भी सर से पैर की तरफ ही होती है। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है, तो यह अवस्था बाल्यावस्था होती है। गैंग आयु भी कहते हैं इसे। सुनहरी अवस्था, गैंग आयु, स्वप्न देखने की अवस्था, ये सारी चीज़ें बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। सब चीज़ पूरी करने की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राम हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है, जबकि मोहन उसे सीखने में ज़्यादा समय लेता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो दोनों की अलग अलग स्पेशलिटी हैं, दोनों की खासियत अलग है, दोनों की चीज़ें, तो ये व्यक्तित्व भिन्नता को ही प्रदर्शित करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 व्यक्तित्व भिन्नता के साथ जाएगा ये। लापरवाही सिद्धांत कुछ होता नहीं है, विशेष सिद्धांत में जाएगा नहीं, निरंतरता होगी नहीं इसमें, एक ही है व्यक्तित्व भिन्नता। सही मिलाप करने वाला, चलिए देखते हैं कि सही मिलाप क्या है। तो समीप दूराभिमुख दिशा देखते हैं। समीप दूराभिमुख दिशा और सिरापदाभिमुख दिशा अंतः व्यक्तित्व भिन्नताएं और अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताएं। और इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है? भिन्न बच्चे भिन्न दर से बढ़ते हैं, सिर से पैर के क्रम होता है। अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकता है इसका ऑप्शन। तो एक ऑप्शन 4 है, समीप दूराभिमुख दिशा, मतलब कि शरीर केंद्र से बाहर की होती है। सिर पदाभिमुख मतलब सिर से पैर की तरफ विकास होगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा ये। और अंतः व्यक्तित्व भिन्नता की बात करें तो ये विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, अंतरा में अकेले वाला, तो ये ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्यक्त करता है, तो ये ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा। सिर से पैर की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर, संपूर्ण से अन्य की ओर। तो ये हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, क्योंकि ये सिर पदाभिमुख से दिशा है और कप्पू स्वामी के अकॉर्डिंग है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। तो चलिए अंदर से बाहर की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है? तो ये शैशवावस्था में होती है। ओडिपस इलेक्ट्रा पिता और माता के प्रति स्नेह की चीज़ें हैं, जो कि अलग, जो कि फीमेल और मेल्स के अकॉर्डिंग है। अगर माँ है तो उसके बेटे के अकॉर्डिंग जो भी प्रेम भाव उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं, और पिता है तो बेटी के प्रति जो प्रेम भाव, और पिता और बेटी उनके बीच में जो है प्रेम भाव, उसी को कहते हैं ओडिपस और इलेक्ट्रा का जटिलता। तो ये शैशवावस्था की चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? हमें सही क्रम इसका बताना है। तो इसका मैं सीधे बताता हूँ आपको, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। पहले अंडाणु होता है, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज और फिर ब्लास्टोसिस्ट होता है इसमें। ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सृजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो सृजन शास्त्र के पिता हमारे गाल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पैडोलॉजी का। मोहन तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि रामू महसूस करता है कि वह परिवेश से प्रभावित होता है। तो मोहन और यहाँ पे नाम रामू होगा, मोहन और रामू कर लीजिएगा, के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो ये प्रकृति और पालन पोषण के बारे में बात हो रही है कि प्रकृति और पालन पोषण क्या करती है। तो रामू और मोहन के ये तर्क अपने प्रकृति और पालन पोषण पर विवाद को लेके है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक गहन एवं जटिल समाजीकरण कब होता है? तो ये किशोरावस्था का ही सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि इस जटिल समाजीकरण में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो फेज़ है, जो बदलने वाला फेज़ है, वो किसी तरफ भी जाते हैं, वो उनके जो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। सबसे अधिक गहन एवं जटिल समाजीकरण किशोरावस्था में ही होता है। क्वेश्चन 22 देखते हैं। एक 9 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण देते हैं। उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। उसके पेरेंट्स एक स्पोर्ट्स पर्सन है और जो उस माहौल में वो रह रही है उसके अकॉर्डिंग वो ऐसी खिलाड़ी, वो अच्छी खिलाड़ी बन सकती है। तो ये पूरा आनुवंशिक और पर्यावरण से ही जाएगा रिलेटेड होके। परिवार एक साधन है, तो परिवार में जो चीज़ें होती हैं वो अनौपचारिक ही होती हैं। औपचारिक आपकी जो शिक्षा होगी वो विद्यालय की कहलाती है। अनौपचारिक आपका घर हो गया, आस पड़ोस हो गया, मॉल हो गया, जहाँ आप ऐसे सीख लेते हो, कोई टीचर नहीं होता, आपको सीखने को ऐसे ही मिल जाता है, तो ये अनौपचारिक होता है। क्वेश्चन 24 देखते हैं। 24 उत्तर बालावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था की ये 9 से 12 की एज है, 9 से 12 की बात की जा रही है। तो उस अवस्था में लोग क्या समझने लगते हैं? अच्छा खासा चीज़ें समझने लगते हैं बच्चे उस समय। द्रव्यमान भी देखेंगे, वो बाहर भी वेट कर सकते हैं, उसका एरिया भी निकाल सकते हैं कि मान लीजिए आपने बॉल दिया है तो गोल है, भारी है, उसका गोल का एरिया क्या होगा, उन सबको छोटा मोटा चीज़ वो कर सकते हैं इस एज में। 9 से 12 के बीच की बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की का है और इन्होंने कहा था कि बच्चे स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ ना कुछ उनमें होता है करने के लिए नॉलेज और या फिर एफर्ट, बस उन्हें थोड़ी सी सहायता की ज़रूरत होती है। अगर उनके थोड़ी सी सहायता दे तो वो हर काम कर सकते हैं बच्चे। उसी से रिलेटेड देखते हैं क्या है ऑप्शन ये। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच में अंतर, बिल्कुल यही ऑप्शन होगा हमारा। बच्चे अपने आप कर सकते हैं, नहीं उन्हें थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है और हेल्प की। बच्चों को बड़े की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल होती है। ऑप्शन नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। अध्यापिका के द्वारा किए जाने वाले सहयोग की सीमा निर्धारित करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए के साथ जाएगा। खुद से करने वाले कार्य और जब बड़ों ने उनकी सहायता की उस समय उन्होंने कैसा कार्य किया, उसके बीच का अंतर ही ZPD कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो क्या है? तो किसने की गई है? तो ये बेसिकली 4 पियाजे ने ही बताया था, आपने सुना होगा। संवेदीगामक, पूर्व संक्रामक, मूर्त, अमूर्त अवस्था। तो यही इसी की बात की जा रही है यहाँ पे। छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात को बताता है कि शिशु की किस संज्ञानात्मक विकास में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो 2 से 4 वर्ष में वस्तु स्थायित्व बनने लगता है बच्चों में, 2 से 4 वर्ष की आयु में। तो ये हमारा वस्तु स्थायित्व को बताता है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच के एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो पूर्व संक्रात्मक है, पहले संवेदीगामक 0 से 2, पूर्व संक्रात्मक 2 से 7, मूर्त 7 से 11 और हमारा जो औपचारिक संक्रियात्मक होगा या अमूर्त होगा वो 11 से 15 होगा। तो चलिए ये है हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा 28। 29 देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या थी? कोहलबर्ग की देखिए, जो जिन मनोवैज्ञानिक ने अपनी थ्योरी दी, कुछ कमियां थी, उसी कमियों को लेके अलग
दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी, तो उनमें जो गलती निकली वो तीसरे ने दे दी, तो ऐसे ही देते चले गए। उसी प्रकार कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत उन्होंने दिया था, लेकिन उन्होंने जो सांस्कृतिक विभिन्नता है महिला और पुरुष की, वो उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने लिंग को इसमें महत्व नहीं दिया था, सबको एक ही ऐसा कह दिया था। तो वही चीज़ होगी कि इसमें लिंग को परिभाषित नहीं किया गया था, तो सांस्कृतिक विभिन्नता में महत्व नहीं दिया गया, तो वही ऑप्शन ए के साथ परफेक्ट ए जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, बी भी गलत है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय और कक्षा पर्यावरण से बेहतर कुछ भी नहीं है। खेल का मैदान में वो सर्वांगीण विकास करता है, संवेगात्मक उसका विकास होता है। लेकिन अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बेहतर तरीके से बात करें तो कक्षा पर्यावरण और विद्यालय से बढ़ के कुछ नहीं है। मैदान इसका सेकंड ऑप्शन होता अगर यहाँ पे सर्वांगीण विकास और विद्यालय कक्षा पर्यावरण नहीं दिया होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। मोहित ने रोहन की चुराई हुई पेंसिल वापस करके बॉक्स में रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है? तो ये पूर्व परंपरागत स्थल को बताता है जहाँ दंड और उससे लोग डरते हैं और दंड विधान से और उससे बात समझाई जाती है, तो ये उसका पूर्व परंपरागत के साथ जाएगा। ऑप्शन 31 का ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए 32 देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस योजना का भाग है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का ही भाग है, 87-88 इसकी डेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होगी, कहा गया है ये NCF 2005 में। जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण है, तो जॉन डीवी प्रगतिशील विद्यालय से संबंधित है, तो यही होगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमा जो अपने घर में बहुत ज़्यादा बात नहीं करती है जबकि विद्यालय में बहुत ज़्यादा बात करती है, तो ये क्या प्रदर्शित करता है? ये फिर बेसिकली एक माहौल को प्रदर्शित करता है जहाँ पे उसे बोलने दिया जाता है, उसके चीज़ों की सम्मान किया जाता है, बगल में और उसे डांटते नहीं है बोलने पे और उसे प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं तुम बोलो, तो ऐसे माहौल में ही बच्चे ज़्यादा बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। उसके विचारों को विद्यालयों में सम्मानित किया जाता है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। अपने घर को पसंद नहीं करती, बिल्कुल गलत हो सकता है। अध्यापक के कहने पे विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, ऐसा कुछ नहीं है। डिसिप्लिन रहते हैं विद्यालय में, उस बात को करना किसी को अच्छा नहीं लगता, ऐसा भी कुछ नहीं है। यही है कि उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए के साथ जाएगा 35 का। 36 क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सबको पता है कि सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। 37 देख लेते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? तो उस गतिविधि जो आधारित शिक्षण है, तो क्रिया स्थल पे नहीं, निश्चित समय में काम पूरा नहीं, गतिशील आधारित का बात की गई है। तो सभी विद्यालयों की सक्रिय भागीदारी सभी स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं उनकी सक्रिय भागीदारी बिल्कुल हो सकता है, अनुशासनहीन कक्षा नहीं। सबसे परफेक्ट ऑप्शन सी है, तो इसी के साथ जाएगा। तो 37 का सी ऑप्शन होगा। NCTE का पूर्ण रूप क्या है? तो NCTE का पूर्ण रूप देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, ये भी और ऑप्शन देख लेते हैं। नेशनल काउंसिल टू टेक्निकल एजुकेशन नहीं, ऑप्शन ए के साथ ही जाएगा हमारा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो कुछ मैंने इसमें फुल फॉर्म वाले भी क्वेश्चन डाले हैं। RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाई गई है? तो 45 घंटे बेसिकली है, इसमें 45 घंटे वो पढ़ाएंगे एक सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित ही होना चाहिए। 1986 के पहले ये शिक्षक केंद्रित था, जहाँ पे सुविधादाता नहीं, एक मार्गदर्शक और वो नहीं थे, जबकि एक सत्ताधारी क्लास चलती थी, शिक्षक जो चाहे पढ़ा देता था। लेकिन अब उन्हें छात्र केंद्रित ही पढ़ाना होगा, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। शिक्षण के आधार पर उसे कितने चर हैं? तो ये 3 चर हैं। एक होता है छात्र, एक होता है शिक्षक और एक होता है मीडियम मतलब पाठ्यक्रम हो गया या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, कुछ भी हो सकता है वो। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन बी के साथ जाएगा 41। ऑप्शन 42 देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाता है, बिल्कुल गलत है ये।
अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधतापूर्ण और सार्थक अधिगम अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है। फिर भी एक नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। कोई छात्र की जातीय आधार पर अलग कर पढ़ाना, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा हमारा 42 का बी ऑप्शन सही होगा। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही आपको और भी वीडियो मिलेंगे। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ये विशेषता की बात की गई है इसमें, विशेष जो स्कूल होते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षण की व्यवस्था, उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए। उसके जो विशेष मतलब समझ लीजिए आंशिक या पूर्ण रूप से जो बहरे हैं या फिर दिखाई नहीं देता उन्हें, तो उन्हें कैसे टीचिंग करनी चाहिए उन्हें, तो उसमें एक ट्रेनिंग देनी चाहिए शिक्षकों को, उसकी बात की गई है। तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा 43 का। 44 देख लेते हैं। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देख लेते हैं शिक्षक को क्या करना चाहिए जब निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय गया। विशेष विद्यालय में भेजने की सलाह देनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू 1986 अधिनियम उसे मारना पीटना चाहिए, बिल्कुल गलत है, ये होगा ही नहीं। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ बात करनी चाहिए, बिल्कुल सही है ये, कि आखिर कारण क्या है वो जानना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये। उसके बाद सहानुभूति नहीं देनी चाहिए, इसमें कहा गया है, बट इतनी सहानुभूति होनी चाहिए कि बच्चों को आप समझा सकें और उन्हें अच्छा तरीके से बता सकें, उनकी कमजोरियां जान सकें और उसको दूर कर सकें। तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा 44 का ऑप्शन सी सबसे बेस्ट है। 45 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। तो ये फिज़िकली हमारे आयु के अनुसार अधिक समझाती होना चाहिए। एक ही आयु के लोग बैठे तो ज़्यादा सही है। बहुत ज़्यादा अगर लेट हो जाता है, जैसे मान लीजिए कक्षा 1 की क्लास है तो उसमें 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बैठने की है, अगर उनमें 10 या 12 वर्ष के बच्चे बैठेंगे तो थोड़ा दिक्कत होती है समझाती हमें। जेंडर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं यार, आगे ऑप्शन क्या है। जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, नहीं, सभी पढ़ते हैं इसमें। आयु के अनुसार अधिक भी समझाती है, नहीं, यह ऑप्शन का। तो ऑप्शन ए सबसे बेस्ट आंसर है कि अपने एज ग्रुप के हों और तो समझाते जल्दी हो जाते हैं समायोजन उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। अध्यापक की इसमें बात की गई है, तो वह सख्त होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछने पर डांटने वाला होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होता है, यही ऑप्शन होना चाहिए। उसे अपने विषय का ज्ञान हो, ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें पूछा गया है मानसिक रूप से, तो इसमें संवेग की बात आएगी। जहाँ भी मानसिक होगा वहाँ संवेगात्मक और संज्ञानात्मक यही होगा, जहाँ पे आपको मानसिक दिख जाए। तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 47 देख लेते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किसका लक्षण है। तो जहाँ भी ये ग्राफ वर्ड सुनने में आ जाए आपको तो समझ जाइए कि लिखने में प्रॉब्लम की बात की गई है। ग्राफ पकड़ सकते हैं, आपका कीवर्ड है ये ग्राफ। तो ये डिसग्राफिया से रिलेटेड है, जो लिखने की संबंधित अक्षमता को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 5 के दृष्टिबाधित विद्यार्थी कि अगर आपके विद्यालय में तो आप क्या करेंगे। कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, नहीं, अगर आप उसे अपने ऊपर डिपेंड बना लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। उसे किसी दूसरे विशेष विद्यालय में भेजने को कहा जाएगा, नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू अधिनियम, शिक्षा अधिनियम। ऑप्शन सी देख लेते हैं। के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही है। श्रव्य CD और उसके मदद की सहायता के लिए उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है। श्रवण, अगर वो दृष्टिबाधित है तो आप सुन तो सकता ही है, तो ये ऑप्शन सी सबसे बेस्ट है। उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन सी होना चाहिए। आपके यहाँ दृष्टिबाधित अगर है, अक्षमता है कोई, तो आप उसके लिए ऑप्शन देखेंगे कक्षा में ही, समान रूप से उसके साथ व्यवहार करेंगे। अगर बहरा है तो आप उसे उस टेक्निक से पढ़ाएंगे, और इससे अगर श्रव्य सुन सकता है, अगर देख नहीं सकता तो आप CD का उपयोग करेंगे। इसी के कारण ट्रेनिंग दी जा रही है टीचरों को, ताकि अगर ऐसे कोई बच्चे आते तो आप उन्हें हैंडल कर सकें और पढ़ा सकें, दुर्व्यवहार ना करें उनके साथ। क्वेश्चन 49 देखते हैं। एक बच्चा 100 को वास पढ़ने में अंतर नहीं कर पाता है तो किस बीमारी से ग्रस्त है।
तो पढ़ने की डिसलेक्सिया होती है। एक्सिया जहाँ पे दिख जाए तो पढ़ने से संबंधित है। तो ये होगी डिसलेक्सिया है, इसकी एक बीमारी का नाम है, जो कि पढ़ तो लेता है बट उल्टा पढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन पार्ट 1 का। भाषा अवबोधन से संबंधित विकास क्या है? तो जहाँ बोल नहीं पाते या कुछ भी भाषा है तो अफेजिया ही आएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए के साथ जाएगा ऑप्शन है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने कोशिश यही की है कि आपको कीवर्ड के साथ पढ़ा दूँ। जैसे ही ये टॉप 100 की क्लास ख़त्म होगी, बेस्ट जो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और मैं इसके बाद एक टैग वर्ड की क्लास दूंगा आपको, जिसमें आप कम से कम टॉप तो भले आप ना करो 140-145 क्वेश्चन सीटेट के, उस सिर्फ टैग वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। क्लास से तो आप अचीव कर सकते हो उतना टारगेट। उस अगर सिर्फ टैग वर्ड को भी आप देख लोगे तो आपके आराम से 100+ सीटेट में आंसर मार्क्स आएंगे। 100+ आप स्कोर करोगे। सीटेट मैं बार बार कह रहा हूँ, सीटेट ईजी है। अदर जो स्टेट टेट होता है उससे सीटेट में आपको 15 नंबर की 15 नंबर की पेडोलॉजी मिलती है, जिसमें आपको सिर्फ एक चाइल्ड एज्यूम करना है। चाइल्ड बन जाइए और अपने लिए मत सोचिए। गलती क्या होती है कि बच्चे के लिए नहीं सोचते हैं, वो अपने लिए सोचते हैं। जैसे बच्चा है, वो गलती कर रहा है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, तो हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम उसको डांट के पढ़ाएंगे ये करके। नहीं, वो उसकी सामान्य एज क्या है, वो उस एज में क्या समझ सकता है, वो सोच के बताना चाहिए। तो इस क्लास करते रहिए, आपको काफ़ी कुछ मैं समझा दूंगा और सिर्फ एक टैग वर्ड से आपके 100+ क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बेस्ट 100 के सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। प्लीज़ नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।